Hello students, welcome to lecture 2 of cell cycle. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था हमारा सेल साइकिल, ठीक है। हम लोगों ने माइटोसिस स्टार्ट किया था। अगर हम थोड़ा सा पीछे बैक जाएं तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर अप कर ली थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने G1 फेज, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने G1 फेज कवर अप किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर अप कर ली थी G1S G2, ठीक है। तो ये आप वीडियो 1 में देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी, ठीक है। तो G1 फेज में तैयारी होगी S फेज के लिए। S फेज में हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा बट क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्रोमोसोम जुड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग G2 फेज में तैयारी करते हैं किसकी, हमारे मेन डिवीजन फेज की, जिसको हम बोलते हैं एम फेज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इंटरफेज में G2 फेज कंप्लीट हो गया था फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि कैसे हमारा एम फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल सेल डिवीजन जो है यहाँ पर होगी, अभी तक कोई सेल डिवाइड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सेल में G1 फेज में एस फेज की तैयारी हुई थी। एस फेज में जितना भी डीएनए था सेल के अंदर वो डबल हो गया, ठीक है। जैसे 46 क्रोमोसोम का जो डीएनए था वो 92 का हो गया, बट अभी 92 क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे हम लोग, 46 ही कहेंगे क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन ह्यूमन सेल्स इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, 1 घंटे में एम फेज खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बाकी का इंटरफेज जो है वो ज्यादा टाइम लेता है। एम फेज में क्या क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे डीएनए डबल हो गया है, 2 सेंट्रियोल है जो अपोजिट एंड्स पे जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है, एक ही साइड पे चला गया, एक ही साइड पे चल गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा, उसमें 4 फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस दोनों अलग अलग आ गए, उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे सेल 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे कुछ सेल्स है यहाँ पे वो डिवीजन शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो चले जाते हैं क्विसेंट स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज, ठीक है। तो वो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्विसेंट स्टेज में चला गया। ये सेल जैसे हार्ट सेल्स, ठीक है, ब्रेन के सेल्स जैसे कि हमारे न्यूरॉन होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो तो हम कौन से स्टेज में बोलेंगे उसे, इट इज प्रेजेंट इन G0 स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग माइटोसिस में, इट इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है। माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होगा और गैमेटिक सेल्स में मियोसिस होता है। इक्वेशनल डिवीजन मींस पेरेंट में अगर 46 है तो 2 डॉटर सेल में भी 46 आने वाला है, इक्वल रहने वाला है। इट इज जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल्स में होगा। इट आल्सो अकर इन हैप्लॉयड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट, ठीक है। मोस्टली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, बट कुछ लोअर प्लांट्स में हैप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस हमें देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट, ठीक है। सेल के सारे कंपोनेंट को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है क्योंकि हम 1 से 2 सेल बनाने वाले हैं, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस जो एम फेज है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो PMAT हमको याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस, ठीक है। एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, द टेंगल क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस टू क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिन की फॉर्म में था डीएनए, अब वो कंडेंस होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। द न्यूक्लियोलस इज सीन अटैच्ड टू क्रोमोसोम एट द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रोमोसोम से न्यूक्लियोलस अटैच होगा। उसके बाद वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। न्यू डीएनए फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सेंट्रियोल which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite pole। तो सेंट्रियोल जो है वो अब अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा। अब ये हो गया हमारा अर्ली। अब उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या होगा, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रल में, ठीक है। अब जो है क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटिड बन जाएगा, ठीक है। ये जो हमें दिख रहे हैं 2-2 की फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे 46 क्रोमोसोम ही हमें दिखेंगे क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए, तो हम इसे एक ही क्रोमोसोम काउंट करेंगे।
कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगा। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स, दे रेडिएट आउट एस्ट्रल रेज। अब एक तरह से समझिए दोनों एंड पे दो पुली लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, वो दोनों एंड पे पहुंच गए। अब वो इधर से रस्सियां फेंकेगा, ये इधर से रस्सियां फेंकेगा, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ठीक है, एस्ट्रल रेज जो दोनों तरफ से आएंगे, दी एस्टर मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड स्टार्ट स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज के खत्म होते होते ये सारी चीजें सेल में से गायब हो जाएंगी। क्या क्या? न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस का एनवेलप चला गया, अब सारा डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गया। न्यूक्लियोलस गायब हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, ईआर गायब हो गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन कॉल्ड एज ट्यूबुलिन। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स मतलब वो रस्सियां बनेंगी जो कि किससे बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एनेस्ट्रल रेज फॉर्म ड्यू टू डिलेटेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अराउंड सेंट्रियोल। उसके बाद एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। इन हायर प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट है, नो एस्टर्स आर फॉर्म, ये रस्सियां नहीं बनती हैं। माइटोसिस विदाउट एस्टर इज नोन एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, तो जिनमें अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है, एस्टर नहीं बनते हैं, तो वो कहलाते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। और एनिमल्स में एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम बोलेंगे एम्फीएस्ट्रल या एस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, तो एनिमल के अंदर एस्ट्रल माइटोसिस और प्लांट के अंदर एनेस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ये जो है यहाँ पर ये प्रोफेज है, प्रोफेज से ट्रांजिशन होते हुए मेटाफेज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो मेटाफेज में हमें क्या दिख रहा है? दिस इज ए सेंट्रियोल, ऊपर जो ये सेंट्रियोल है, नीचे सेंट्रियोल है। ये ब्लैक ब्लैक जो है वो एस्ट्रल रेज है, और जो रेड है वो स्पिंडल फाइबर्स है। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स हर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, दो एक साथ जुड़े हुए हैं, उसके सेंट्रोमियर पे बाइंड होंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, फर्स्ट पॉइंट। हेंस द क्रोमोसोम स्प्रेड इनटू द साइटोप्लाज्म। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस का कवर चला गया। क्रोमोसोम कंडेंशन इज कंप्लीटेड, क्रोमोसोम अच्छी तरीके से कंडेंस हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई पूछे कि मुझे क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो कौन से फेज में करूं, तो मैं बोलूंगा मेटाफेज में स्टडी करो, क्योंकि उसमें साफ सेंटर में एकदम साफ साफ क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है, और दो सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में होंगे। इक्वेटर पे आ जाएंगे, अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, जिसमें सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाएंगे। तो ये जो रेड रेड है वो स्पिंडल फाइबर। 46 स्पिंडल फाइबर्स ऊपर से आएंगे, 46 नीचे से आएंगे। 46 क्रोमेटिड्स को ऊपर खींचा जाएगा। जैसे ही ये अलग होते, देखिए जब तक ये जुड़ा हुआ है इसको हम सिंगल क्रोमोसोम, मेरी तरफ देखिए, जब तक ये जुड़ा हुआ है जब तक हम इसे सिंगल क्रोमोसोम काउंट करेंगे, और दोनों उंगलियों को मैं क्या बोलूंगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे ही ये एनाफेज में अलग होंगे, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे वो क्रोमेटिड से क्रोमोसोम कहलाने लगेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता कि भाई ये तो 46 ही है सेंटर में, तो फिर तो ऊपर 23 नीचे 23 जाना चाहिए, गड़बड़ हो जाती। तो ये जब तक जुड़े हुए 46, जब ये टूट जाएगा तो ये क्रोमेटिड की जगह क्रोमोसोम बन जाएगा, और ये भी नीचे वाला भी क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये टूटेगा ये एक से दो हो जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमेटिड बाय द साइनेटोकोर। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड का जो सेंटर पोर्शन है ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है हमें, वो यहाँ पर कहलाएगा सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है काइनेटोकोर, जहां पर वो रस्सी आकर बाइंड करेगी। ठीक है, एक ऊपर से आके बाइंड करेगी, नीचे से आके बाइंड करेगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड को ऊपर ले जाएगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड को नीचे ले जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने और ली यहाँ पर सारी, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में है, पर ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे वाली पीपीटी में डिस्कस कर लिया। ठीक है, और क्या होगा? स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन का, 3% आरएनए का। ठीक है, सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर, आर्म रिमेन डायरेक्टली टुवर्ड्स पोल। ठीक है, सेंट्रोमियर जो है इक्वेटर पर रहेगा और आर्म जो है वो पोल की तरफ रहेंगे। टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम रिपल्स ईच अदर एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर डायरेक्टेड टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। ठीक है, अब जो है क्या होगा नेक्स्ट एनाफेज में, हम देख रहे हैं ये जो है पहले जुड़े हुए थे, देखिए ये और ये
एक सिस्टर क्रोमेटिड था, ये टूट गया। अब एक क्रोमेटिड ऊपर की तरफ जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे की तरफ। तो अब ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा, एक ये। तो बीच में कितने थे? 46। 46 जब टूटा, ठीक है, 46 में कितने क्रोमेटिड थे? 92 क्रोमेटिड थे, 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। दो जुड़े हुए को हम बोल रहे थे क्रोमोसोम, और कितने क्रोमेटिड थे? 92, ठीक है। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे, पर जैसे ये अलग होगा, इसके पास खुद का सेंट्रोमियर आ गया, इसके पास खुद का सेंट्रोमियर आ गया। जैसे ही सेंट्रोमियर आ जाए, आप समझ लीजिए कि अब वो क्रोमेटिड नहीं रहा, अब वो बन गया क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएंगे और 46 क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो एनाफेज में जो हम लोगों ने बोला था, एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया था, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ था, ठीक है। एनाफेज में जाकर क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गया। जब ये दोनों अलग हुए, तब जाके क्रोमोसोम नंबर, अब हम बोल सकते हैं कि इस सेल में 92 क्रोमोसोम्स हैं। 46 ऊपर की तरफ जा रही हैं और 46 नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। स्प्लिट जो है वो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथवाइज, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड नाउ ईच क्रोमेटिड रिफर्ड टू एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो पूरा माइटोसिस समझ गए, ठीक है। तो जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड अलग होगी, दोनों सिस्टर अलग अलग अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहलाएंगी। तो ये जब तक जुड़ी हुई थी एक क्रोमोसोम कहला रही थी, जैसे ये सिस्टर अलग हुई, ये वाली सिस्टर एक क्रोमोसोम, ये वाली सिस्टर एक क्रोमोसोम। तो जुड़े हुए कितने थे सिस्टर? 46। जब अलग अलग हो गए तो 46 ऊपर की तरफ और 46 नीचे की तरफ, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन सेल ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब डबल हो गया सेल के अंदर। अब पुशिंग और पुलिंग से ये जो है अपोजिट एंड पे आएंगे, ठीक है। दोनों पुश होंगे, पुल होंगे और दोनों अपोजिंग एंड पे जाएंगे। कितना लगेगा एनर्जी? 30 एटीपी आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए क्रोमोसोम टू पोल। एक क्रोमोसोम को पोल तक ले जाने में हमको 30 एटीपी लगते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 92 में कितना लगेगा, 92 इंटू 30 कितना एनर्जी लगेगा क्रोमोसोम को सेंटर से पोल तक ले जाने में, ठीक है। और क्रोमोसोम रीच एट पोल्स इन लेट एनाफेज, ठीक है। तो लेट एनाफेज पहुंचते पहुंचते सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम जो है वो अब अपने अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। तो टीलोफेज में हमें क्या दिखेगा? सेंट्रियोल ने अपना काम कर दिया, यहाँ पे 46 पहुंच गए क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो है 46 पहुंच गए, यहाँ पे 46 पहुंच गए। अब जो है यहाँ पर हमें जो है हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म धीरे धीरे जो है बैंड होने लगा, और धीरे धीरे जो है अब देखिए न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब बारी है हमारी साइटोप्लाज्म की डिविजन। तो टीलोफेज को हम रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं। तो जो प्रोफेज में हुआ था, क्रोमा क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स अनकॉल इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था, ठीक है, ढीले से टाइट हुआ था। यहाँ पर उल्टा होगा, जो क्रोमोसोम अब पहुंच गए पोल पे, अब उनका काम खत्म हो गया, अब वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, अब वो वापस से क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस आ जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वापस आ जाएगा और ईआर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोफेज लेट प्रोफेज में गायब हुई थी, तो टीलोफेज में रीअपियर हो जाएंगी, और स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर माइटोसिस कवर अप कर लिया। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने G1 फेज, S फेज, G2 फेज पढ़ा, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने M फेज पढ़ा, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मियोसिस, जो कि सिर्फ जर्म सेल्स में होता है, जो कि स्पर्म और एग होते हैं, ठीक है। माइटोसिस हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग, ठीक है। तो माइटोसिस हमारी बॉडी में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मियोसिस, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम नंबर वाला जो डाउट है, जो थोड़ा सा वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको ठीक से समझना है। जब तक वो जुड़ा हुआ है तब तक वो एक क्रोमोसोम कहलाता है। जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सिंगल सिंगल दो क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो समझ गया, वो माइटोसिस मियोसिस से कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आप माइटोसिस को एनसीईआरटी से पढ़िए, लेक्चर देखिए,
नोट्स बनाइए। डायग्राम अगर आपको नहीं बनाना है इसमें से तो आप एनसीईआरटी में से डायग्राम को रेफर कीजिए। सारे डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में, और उनमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, जैसे लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हो गया, ईआर गायब हो गया, तो वो क्वेश्चन आता है कि ईआर कब गायब होता है। क्रोमोसोम को अगर मुझे स्टडी करना है तो मैं कौन से फेज में देखूं, तो मैं आंसर दूंगा मेटाफेज, क्योंकि सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में। कब क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, अगर कोई पूछे डीएनए का अमाउंट कब डबल होता है तो हम बोलेंगे इंटरफेज के एस फेज में डीएनए डबल हो गया। बट अगर कोई पूछे क्रोमोसोम का नंबर कब डबल होता है, 46 से 92 कब होते, तो हम बोलेंगे इन द एनाफेज, जब सिस्टर क्रोमेटिड टूटी तो तब क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज हमको याद रखनी है। आगे के लेक्चर्स में ये चीजें और इजी हो जाएंगी। एक वीडियो भी हम देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे क्रोमोसोम के नंबर को काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ लेना है और उसके नोट्स बना लेना है। ठीक है, थैंक यू।